इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन कहा भी है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसका सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक व्यक्ति अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में एक ऐसा गलत फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तहत महत्व हो जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों तक यकीन तक नहीं हो पाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक छत्तीसगढ़ प्रदेश का और उसी का रायगढ़ जिला पड़ता है, और ठीक उसी का लैलूंगा एक थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 12 जनवरी साल 2021 का ही शाम का लगभग 5 बजे के आसपास टाइम होता है और दिन होता है मंगलवार। लैलूंगा थाना के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं एलपी पटेल अपने ही थाने में बैठे कुछ पुरानी फाइलों को पलट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के दरवाजे पर 3 व्यक्ति दस्तक देते हैं, और जैसे ही पटेल सर दरवाजे पर निगाह मारते हैं, देखते वह तो उनके ही पहचान के तीनों व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ठीक कम्हर गांव के ही मेन मुखिया होते हैं। और देखकर पहचान लेते हैं, उसी समय उनको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन मुखिया जो होते हैं उनके इशारों पर कुर्सी पर नहीं बैठते, लग जाते हैं कि साहब जो यहीं पास जो जंगल है, उसी जंगल में एक महिला की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। यह बात जैसे ही थाना इंस्पेक्टर पटेल सर सुनते हैं, तुरंत ही उनसे कुछ पूछताछ कर लेते हैं। अब उधर जो सरपंच होते हैं शिव प्रसाद पूरी एक जानकारी थाना इंस्पेक्टर पटेल जी को दे जाते हैं। और लेकिन जैसी खबर पाते हैं, उसी समय पटेल जी इस चीज़ की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी भेजवा देते हैं, और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीमों को भेजवा देते हैं, और अपनी टीम को लेते हैं। और लेने के बाद ठीक वहीं पास जो जंगल होता है वहीं पर पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कि सही में वहां एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके गले में खुद की उसकी चुन्नी लिपटी होती है, लेकिन शरीर रोज मरोज का निशान तक नहीं होता है, जिसकी उम्र लगभग देखने में हुई 25 से 27 साल के बीच लग रहा होता है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं, तभी वहाँ फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती, अपने हिसाब से वहाँ जांच पड़ताल करना अब शुरू कर देती है। लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम में जो खोजी कुतिया होती है, कुछ दूर पर एक चप्पल मिलता है, एक पैर का ही, और कुछ दूर पर एक कागजनुमा कुछ पर्चे मिलता है। पुलिस की टीम बड़े ध्यान से दोनों को देख रेख करती है और अपने ही कब्जे में दोनों को ले लेती है। और इधर शिनाख्त करवाने के लिए मौके पर भीड़ लगी हुई जो वहाँ की अवस्था होती है, उसको देखकर लोगों से वहाँ पूछताछ किया जाता है। लेकिन उस महिला के बारे में पुलिस टीम को कोई जानकारी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं उस महिला का तुरंत फोटोग्राफी कराकर अपने जितने नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं और साथ में जिले वाइज थाने होते हैं, सब में उस महिला के शिनाख्त करने के लिए फ़ोटो को भेज दिया जाता है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में महिला के फ़ोटो को डाउनलोड कर दिया जाता है, ताकि जितने भी हमसे जुड़े हुए अधिकारी हैं सबके पास इस महिला के शिनाख्त के लिए फ़ोटो पहुंचाया जा सके। थाना प्रभारी इधर पटेल सर तुरंत ही इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए उस महिला के डेड बॉडी का उसी समय पंचनामा भरते हैं, और उठाकर अपने ही जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। और इधर गांव के जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, शिव प्रसाद के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम लग जाती है।
लेकिन पुलिस के सामने कोई उस महिला के शिनाख्त के बारे में कोई अहम बात निकल के नहीं आता, जिसकी वजह से उस महिला का शिनाख्त जल्द से जल्द हो जाए और पुलिस की टीम वहाँ पास जाती है। काफ़ी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी करती है, लेकिन पुलिस खतकंडे कोई वहाँ सीसीटीवी कैमरा नज़र में नहीं आता। अब पुलिस करे तो करे क्या, आखिर किस मकसद से इस केस की जांच पड़ताल करे। अब पुलिस के सामने चैलेंज दर चैलेंज बनता चला आ जाता है। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है आखिर किस मकसद से इस केस को जांच पड़ताल कराया जाए, क्योंकि बिना शिनाख्त के इस केस की जांच पड़ताल करना पुलिस के लिए एक मुसीबतों का पहाड़ सा था। तभी पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अब उस महिला की डेड बॉडी सहित डाउनलोड कर देती है, ताकि जल्द जल्द इस महिला का शिनाख्त कैसे न तैसे हो सके। और साथ में फ़ोटो को भी अपने जितने भी मौके पर बस स्टैंड होते हैं और बाज़ारें होते हैं सभी में चस्पा करवा देते हैं। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन वह जो मेहनत होता है पुलिस की टीम वायरल के थ्रू बड़ा जल्दी रंग भी लाता है। वायरल के थ्रू पता चलता है कि इस महिला का नाम है सरस्वती मारंडी, जिसके पिता होते हैं सुजीत मारंडी, जो ठीक है झारखंड का ही धनबाद जो ज़िला पड़ता है उसी का एक ढाकी करतस गांव पड़ता है, वहीं की रहने वाली है। और पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है, पाने के बाद बिना टाइम गंवाए इस चीज़ की जो सूचना होता है उसी समय ढाकी गांव करतस के रहने वाले सुजीत मारंडी के पास भेजवा दिया जाता है। और उधर जैसे सूचना पाते हैं बिना टाइम का वहाँ भी तुरंत ही सरकारी अस्पताल के मोर्चे में पहुँचते हैं। पुलिस की टीम उनको पास ले जाती और जैसे ही देखते हैं सुजीत मारंडी डेड बॉडी को देखकर अपनी बेटी सरस्वती का नाम लेकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पहचान करने के बाद पुलिस की टीम को यकीन हो जाता है कि यही सरस्वती मारंडी है। पुलिस की टीम वहीं सुजीत मारंडी से कुछ अहम पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के सामने कोई अहम सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन वहाँ काफ़ी खड़े लोग होते हैं जो पुलिस के सामने कुछ अहम जानकारी जरूर रख देते हैं, जिससे पता चलता है कि ठीक हमारे ही थाना लैलूंगा के ही करीब कमरंगा एक गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला जय कुमार सिद्धार होता है। जय कुमार सिद्धार कोई आम इंसान नहीं होता है, बल्कि वह सरस्वती मारंडी का ही अपना ही पति होता है। पुलिस को अब समझ में थोड़ी थोड़ी इस केस के बारे में आना शुरू हो जाता है। पुलिस के जो इरादे होते हैं वह बदल से जाते हैं। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अपने खबरियों को लगा देती है, और जब खबरी को लगा देती है पता चलता है कि ठीक जब से शादी कर कर अपने गांव में इधर जय कुमार सिद्धार सरस्वती मारंडी को लाया हुआ है, तब से गांव में उसके प्रेम प्रसंग के बारे में काफ़ी तरह तरह के चर्चे हैं। लोग विरोधी वाले बात करते थे, जिसकी वजह से आए दिन इधर सरस्वती और साथ में जय कुमार के बीच झगड़े तकरार हुए जा करते थे। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उसी वक्त जब पुलिस की टीम अब जय कुमार सिद्धार के घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद पता चलता है कि जय कुमार सिद्धार अपने जीजा रवि कुमार के साथ घर में ताला लगाकर फरार है। अब पुलिस की टीम समझने में टाइम नहीं लगाती कि आखिर कारण क्या हो सकता है, इसीलिए पुलिस की टीम 2 टीम गठित करती है और रवि कुमार और साथ में जय कुमार सिद्धार के पीछे पुलिस की टीम लगवा देती है। काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता आखिर वह दोनों गए कहाँ। किसी न किसी थ्रू जय कुमार सिद्धार के मोबाइल नंबर को लिया जाता है और उसकी मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगा दिया जाता है और तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम लग जाती है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीतने लग जाता है। आखिर पुलिस करे तो करे क्या, आखिर किस तरह इन दोनों का पता लगाए। मुखबिर भी काफ़ी मेहनत करते हैं दोनों को अपनी निगरानी में रखने के लिए, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनत होता है बड़ा जल्दी रंग लाता है। ठीक 20 जनवरी साल 2021 को ही कुछ मुखबिर पता चलता है कि ज़िला जो जसपुर पड़ता है और उसी का ही एक रजौरी गांव पड़ता है। उसी गांव में एक जंगल, उसी जंगल में जाकर अब रवि कुमार और साथ में जय कुमार सिद्धार दोनों लकड़ी की कटाई कर रहे हैं। अब पुलिस की टीम जैसे पता पाती है और जाती उसी जंगल में अपनी टीम सहित घेराव मार देती है और वहीं पर दोनों को धर दबोचती है। और जय कुमार सिद्धार और साथ में उसका अपना जीजा रवि कुमार दोनों वहीं मिलते हैं। पुलिस की टीम दोनों को थाने लाती है, लेकिन पुलिस की टीम जैसी दोनों के ऊपर थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है तो उसी वक्त पुलिस के सामने दोनों बिना किसी आगे शक्ति दबाव के टूट जाते हैं और सरस्वती मारंडी की हत्या का राज खोल देते हैं। और लेकिन जो सच्चाई रखते इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में 36
गढ़ का एक जाना माना राज पड़ता है रायगढ़, और ठीक उसी का लैलूंगा एक थाना पड़ता है। अब वहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर एक कमरंगा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले सादाराम सिदार होते हैं, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है उनका वही होता है जय कुमार सिदार, जो पढ़ाई के वक्त जो होता है वह घूमने ठामने में अपना समय निकाल देता है, जिसकी वजह से सादाराम परेशान हो जाते हैं और जय कुमार सिदार को सोचते हैं क्यों ना पढ़ाई लिखवाई करा कर नौकरी लगवा दिया जाए। लेकिन जय कुमार जो होता है अपने ही घूमने टहलने में मस्त रहता है। काफ़ी लड़कों के साथ उसकी बुरी संगत लग जाते हैं, जिसकी वजह से सादाराम अपने बेटे को लेकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी मेहनत करते हैं, उनकी जो मेहनत जल्द जल्द रंग लाता है, और जब रंग लाता है तो अपने बेटे को भी अपने खेते बाड़ी में वह लगवा लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब जय कुमार सिदार जो होता है अपने ज़माने की स्थिति पर पहुंच जाता है, पहुंचने की वजह उसको भी अपने काम का एहसास हो जाता है, पारिवारिक मजबूरी को भी समझना शुरू कर देता है। तभी जय कुमार सिदार का एक अपना करीबी दोस्त होता है रमेश, जो ठीक है झारखंड के ही धनबाद जो ज़िला पड़ता है उसी का ही बोकरो शहर पड़ता है। उसी शहर में जाने के लिए मौके पर अपने दोस्त से बात कर लेता है। तो उसका जो अपना दोस्त होता है रमेश उसी समय हौसला बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद जय कुमार सिदार जो होता है अपने दोस्त की बात मान लेता है, और मानने के बाद जाकर उसी के साथ किराए के कमरे में अब रहना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद रमेश जो होता है इधर जय कुमार सिदार का जो काम होता है वहीं पास एक राजू टिन्नर ट्यूनिंग प्लांट होता है, उसी में क्लीनिंग मशीन का काम हुआ करता था, और ठीक जाकर वहीं पर जय कुमार सिदार का भी काम लगवा देता है, क्योंकि वहाँ पहले से ही रमेश काम किया करता था। अब सुबह के टाइम 9 बजे आसपास दोनों निकलते, शाम के टाइम 6 बजे के आसपास अपने कमरे पर रोज़ पहुँच जाया करते थे। रोज़ का यह जरिया होता है। धीरे धीरे अब दोनों के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते। आने जाने की वजह से अपने खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है जय कुमार अब बिताने लग जाता है। शौक श्रृंगार भी अपने बढ़ा देता है, अपने खर्चे इस तरह बढ़ाता है कि अपनी ज़रूरतों को बेमुताबिक पूरा करने लग जाता है। और तभी एक दिन साल 2017 की शुरुआत का ही महीना होता है। उसी महीने से अब सुबह के टाइम रमेश और साथ में जय कुमार सिदार जो होता है ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं, और जैसे आधे रास्ते पहुंचते उसी बीच देखते हैं एक युवती होती है जो अपनी साइकिल में बुरी तरह से उलझी हुई है। और जय कुमार सिदार उस युवती की साइकिल को देखता है, उसकी हालत को देखकर समझ जाता है कि यह लड़की काफ़ी मजबूरीवश इस साइकिल में उलझी हुई है। उसके पास जाता है, लेकिन जैसे उसके चेहरे को देखता है खूबसूरती इतनी होती है कि देखकर वहीं जय कुमार सिदार फिदा हो जाता है। मीठी मीठी बातें करता है, परेशानी का कारण पूछता है। पता लगता है जो चैन है साइकिल का पूरी तरह से बझा हुआ है। काफ़ी मशक्क़त करता है उस लड़की के करीब जाने के लिए, लेकिन वह जो चैन होता है वह छूट नहीं पाता। रमेश वहाँ रहकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है अगर हम कंपनी आज लेट से पहुँचेंगे तो हमें वापस भेज दिया जाएगा। और वहीं जय कुमार को काफ़ी समझाता बुझाता कि छोड़ दो दोस्त चलो, लेकिन जय कुमार जो था अपने ही बातों में उलझाने के लिए लगा होता है। कह देता है कि रमेश तुम चले जाओ, मालिक से बोल देना कि आज हम छुट्टी पे रहेंगे। रमेश को समझा बुझाकर मौके पर भेजने लग जाता है, तो रमेश समझ जाता है कि जय कुमार के मन में क्या चल बसा है। वहाँ से तो रमेश बड़बड़ाते हुए निकल जाता, लेकिन जय कुमार जो होता है उस युवती से बात करना शुरू कर देता है। जब करने लग जाता है तो युवती की जो साइकिल होता है उसको अपने कंधे पर रखता है, और रखने के बाद साइकिल मैकेनिक की दुकान पर ले जाता है और वहाँ बनवा लेता है। लेकिन जब बन जाता वापस लौटने लग जाता है तो युवती उसी समय जय कुमार सिदार का काफ़ी तारीफ़ कर देती है, जिसकी वजह से वहीं उसके मन को मोह जाता है। और मोहने की वजह से उधर अपने दिल की बात एक एक करना शुरू कर देता है। पता लगता है युवती जो होती है अपने नाम बताना से जब शुरू कर देती है, पता लगता है उसका जो नाम होता है सरस्वती मारंडी, जो धनबाद जिले के ही एक ढाकी गांव पड़ता है, उसी गांव के ही रहने वाली होती है। यहीं पास पौड़ शिक्षा केंद्र है, और उसी में जाकर एक टीचरिंग का काम किया करती थी। और जैसे यह खबर इधर जय कुमार सिदार पाता है, पाने के बाद समझ जाता है कि अब अच्छा सा मौका है खूबसूरत युवती को अपने जाल में फंसाने के लिए। और उसी वक्त जो होता है अपने परिचय पूरी देना जब शुरू कर देता है, एक एक जानकारी दे देता है, और देने की वजह से युवती
उसकी बातों को समझ जाती है। अब जब सरस्वती समझ जाती है, अपना मोबाइल नंबर जो होता है इधर खुद जय कुमार सिद्धार्थ को दे देती है। और जय कुमार सिद्धार्थ जो होता है जब अपने कमरे पर पहुंचता है तो पूरा दिन सरस्वती के बारे में सोच कर कल्पनाएं किए जाता है। जब रात के टाइम होता है सपने आने लग जाते हैं, लेकिन अपना मोबाइल निकालता है, फ़ोन सरस्वती के पास लगा देता है। और उसी दिन से सरस्वती जो होती है अब फ़ोन पे भी वह भी इधर जय कुमार सिद्धार्थ से लग जाती है। दोनों वादे करते हैं, फ़ोनों पे वादे के तहत घूमना फिरना चालू हो जाता है। ऐसे चालू हो जाता है कि दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। और इस तरह समा जाते हैं कि दोनों शादी तक का फैसला लेते हैं। और फैसले का बिना परवाह किए हुए, अपने परिवार की चिंता किए हुए, बिना जिम्मेदारियों को भूले हुए तुरंत ही शादी का फैसला लेते हुए, पास एक मंदिर होता, साल 2017 का ही अब अप्रैल का महीना होता, उसी महीने में जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत सरस्वती मारंडी और साथ में जय कुमार सिद्धार्थ दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से साल 2017 से जीना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत तरीके से जीने लग जाते हैं। जीते जीते इनकी ज़िंदगी का झारखंड में रहकर 3 साल बीत जाता है। लेकिन तभी साल 2020 का ही अब जब मार्च का महीना आता तो पूरे भारत में एक वायरस का माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग जाता है। और इधर सरस्वती का भी काम बंद हो जाता है और दूसरी तरफ जय कुमार सिद्धार्थ का भी काम बंद होता है, जिसकी वजह से दोनों अब कमरे पर बैठे बैठे बोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब जय कुमार परेशान हो जाता है, सोचने लग जाता है कि ना सरस्वती चला जाए अब अपने गाँव, और वहाँ जाएंगे तो अपने पिता के साथ रहेंगे, तो वहाँ पर हम काम भी कर लेंगे और अपने साथ ज़िंदगी वहाँ तुम्हारा भी बितवा लेंगे। सरस्वती भी कहने लग जाती है, तुम्हारा जो भाव है यह हमें अच्छा लगा, हमें चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहकर काफ़ी लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। तो दोनों जब फैसला लेते हैं, और ठीक है, धनबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ता है रायगढ़ का ही कमरंगा गांव, और दोनों फैसला लेते हैं अपने गांव जाने के लिए। और खुद इधर जो होती है अपनी साइकिल सरस्वती मारंडी लेती है, और लेने के बाद जो हैंडल होता है जय कुमार सिद्धार्थ पकड़ लेता, और चलाते चलाते दोनों आपस में बातें करते करते रुकते रुकते अपना गाजे बजाते जो होता है अपने ही गांव कमरंगा और पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर की तरफ बढ़ते हैं तो उसी वक्त जय कुमार सिद्धार्थ के जो अपने पिता होते हैं सादाराम सिद्धार्थ, जैसे ही दोनों को देखते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरे भारत में जो माहौल होता है परिवार को पाने के लिए, अब देखकर खुशी माहौल इजहार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सादाराम पूछते हैं कि बेटा यह कौन है, अपने पत्नी का दर्जा दिलाते हुए सारी जानकारी अपने पिता को दे देते हैं। लेकिन यहाँ जानकारी पाने के बाद सादाराम भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे बेटे ने शादी तो कर ली। और अपनी पत्नी को लेकर अपने ही घर में इधर रहना जब शुरू कर देता है तो पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि आखिर सादाराम का अपना जो बेटा है जय कुमार सिद्धार्थ ने एक लड़के के साथ शादी कर ली जाए। लेकिन तरह तरह के मुँह होते हैं, तरह तरह के लोग बातें करते हैं, जिसकी वजह से इधर सादाराम भी अब परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं अपने बेटे के सामने कहने लग जाते हैं कि बेटा तुमने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया, क्योंकि यह जो लड़की है आहिर बिरादरी की है, और इसीलिए लोग जो होते हैं हमारे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और वह काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हमें डाल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही हमारे पास तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता आया हुआ था, सुमन। अब जैसे यह नाम उधर सुनता है सुमन नाम की लड़की का, खुश हो जाता है, सोचने लग जाता है अरे वाह वही लड़की है जिसके लिए हमने बचपन में सपने सजोए हुए थे। उसके पिता भी कह देते हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने के भी जिक्र कर रहे होते हैं। यह बहुत बड़ी तुम्हारी गलती पड़ गई। लेकिन अब जय कुमार सिद्धार्थ यह बात जब सुनता है तो काफ़ी सोच में पड़ जाता है, सोचने लग जाता है कि पिताजी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हमने इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन कहने लग जाते कि बेटा अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, अगर तुम इस लड़की को छोड़ दो तो हो सकता तुम्हारी शादी हो जाए। और उसी दिन से जो था अपने मन में मनमुटाव लेकर जय कुमार सिद्धार्थ सरस्वती मारंडी से अब तरह तरह की जो होता है हथकंडे निकालना शुरू कर देता है। कभी किसी काम में मचोड़ निकालता, कभी किसी तरीके से मचोड़ निकालता और झगड़े तकरार तक कर लेता। यहाँ तक कभी कभी सरस्वती के साथ पिटाई भी कर देता कि अब सरस्वती छोड़कर हमें चली जाए।
लेकिन सरस्वती जो होती है अपने घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाने लग जाती है। और जब निभाने लग जाती है, अब जैसे लॉकडाउन में थोड़ी बहुत इधर ढिलाई आता है, तो उसी वक्त इधर जय कुमार सिद्धार्थ जो होता है अपने ही गांव के रहने वाले एक पेशावर किसान होते हैं तेजाराम। अब उन्हीं के यहाँ जाकर जय कुमार जो था नौसिखिया के तौर पर अब ट्रैक्टर चलाने लग जाता है। कुछ दिन चलाता, तभी एक दिन जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर की वजह से किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, जिसके वजह तेजाराम को पता चलता है और इधर जय कुमार सिद्धार्थ के बेहतर तरीके से पिटवाई करा देते हैं। अब वह तेजाराम की पिटाई की वजह से इतना परेशान हो जाता है कि अपनी पत्नी को, अपने सास सरस्वती को लेता है और लेने अपने जीजा जो उसी पास सरकेदा कहीं रहने वाले रवि कुमार सिद्धार्थ होते हैं, उन्हीं के पास लेकर उन्हीं के घर में पहुंच जाता है और घर में लेकर घुस जाता है। रवि कुमार जब देखते हैं, देखने के बाद अपने साले को अपने पास बिठाते हैं। बिठाने के बाद तरह के सांत्वना दिलाते हैं, काम का भरोसा दिलाते हैं। और रवि कुमार इधर जैसे ही अब जय कुमार सिद्धार्थ को पाने के बाद अपनी दोस्ती की तरह अपने घर में दोनों को रखवा लेता है। कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन इधर रवि कुमार एक दिन अपनी दिल की बात जो होता है खुद जाकर जय कुमार के सामने रख देता। कहने लग जाता है कि दोस्त, तुमने यहाँ कैसी पत्नी अपने मड़ बांध ली, इससे खूबसूरत तो तुम्हें लड़कियाँ इस शहर में मिल जाती हैं। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है जय कुमार सोच में पड़ जाता है और यहीं पर रवि काफ़ी और तरह की चढ़ा चढ़ा के बातें करना शुरू कर देता। कहने लग जाता, तुम्हारी शादी तो अब हम भी करवा सकते हैं, काफ़ी सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी तुम कभी सपने में सोच नहीं पाओगे। यह बात जब जय सुनता है, सोच में पड़ जाता कि आखिर अगर हम सरस्वती का अपने से अलग करने का रास्ता निकाल लेते हैं तो हो सकता है हमारी दुनिया आसान हो जाए। अपने जीजा से तरह तरह की बात करता, तभी उसके जो जीजा होते हैं इधर रवि, दोनों मिलकर वहीं पर एक खतरनाक षड्यंत्र रच लेते हैं। और उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है अपने हिसाब से अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अब रवि अपने साले जय कुमार सिद्धार्थ को अपनी बात में उलझा लेता है, जिसकी वजह से उसी दिन से जय कुमार और सरस्वती के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जय अपनी पत्नी सरस्वती का पिटाई भी कर दिया करता था। लेकिन सरस्वती जीती रही अपनी पति का साथ छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होती है। लेकिन जब समझ जाता है कि अब हमारी जो पत्नी सरस्वती हमें छोड़ने वाली नहीं है, तभी अपने जीजा के सामने खड़ा होकर एक ऐसी राय मशवरा लेता है जिसकी वजह से दोनों हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पहुँचने का रास्ता तक खोल लेते हैं। और ठीक उसी प्लान के तहत जो होता है इधर रवि घटना से एक दिन पहले अपने ही साले जय कुमार सिद्धार्थ से बात करता है और बात करते ही कहने लग जाता है कि हमें एक प्लान बनाना है और उसी प्लान के तहत तो तुम काम करो। वह प्लान सुनता है, जय कुमार तुरंत तैयार हो जाता है, अपनी पत्नी के सामने जाता, कहने लग जाता कि आज हम दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाए हैं, उसी प्लान के तहत तुम्हें जो साथ में अपने जीजा को साथ ले जाएंगे और ठीक कम्हार गांव के परिस एक डैम पड़ता है, वहीं पर हम दोनों मिलकर तौर तरीके से अपनी माहौल बनाएंगे। यह बात जब सुनती सरस्वती बड़ी खुश है, चलो आज हमें घर बाहर घूमने का तो मौका मिला। और उसी वक्त फैसला लेते वक्त दोनों इरादा अपना बदल देते हैं। ठीक 7 जनवरी साल 2021 का ही अब जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में रवि और साथ में जय कुमार सिद्धार्थ दोनों सरस्वती को अपने साथ लेते हैं और एक बाइक पे बैठ जाते हैं। और बाइक पे बैठने के बाद बाइक चलाते चलाते पिकनिक का रास्ता देख लेते हैं। और जैसे ही वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर अब लैलूंगा शहर करीब पहुँचते हैं, तो वहीं पर कम्हार गांव पड़ जाता है, जो जंगल होता है। उसी जंगल के करीब जाते हैं तो पूरा दिन इधर उधर टहलते हैं। टहलने के बाद फिर अपने मार्केट जाते हैं, वहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं, पूरे दिन होटल में गुजारते हैं। और शाम का टाइम होता है, फिर कम्हार गांव के पास जो जंगल होता है उनसे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद तीनों अपने कामों में व्यस्त होते हैं और रवि और साथ में जय आपस में षड्यंत्र बनाते हैं। लेकिन जय समझ जाता है अब हमें प्लान को कामयाब करने के लिए टाइम नहीं गंवाना चाहिए। और जय अपनी पत्नी सरस्वती मरंडी के पास जाता है, दूसरे साइड में ले जाता है, वहीं बातें करना शुरू कर देता है। जब बातें करने लग जाता है तो कुछ बातों को लेकर थोड़ी बहुत वहीं मसलन तो हो जाती है, लेकिन सरस्वती वहीं बैठ जाती है और जय पीछे आता है। लेकिन सरस्वती को जैसे देखता है कि वह पीछे मुड़ी हुई है, तो उसी वक्त उसका दुपट्टा लेता है और जय उसके ही गले में जोर से लगाकर खींच लेता है, जिसकी वजह से सरस्वती हमेशा हमेशा के लिए वही मौत की नींद में अब सो जाती है।
जय आवाज़ लगाता, अपने जीजा रवि कुमार को अपने पास बुलाता और रवि और जय दोनों बॉडी को उठाते हैं। उठाने के बाद वहाँ झाड़ी में ले जाते हैं, वहाँ डंप कर देते हैं, फिर अपने ही घर वापस दोनों लौट आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है, इधर जय कुमार सिद्धार्थ और साथ में रवि कुमार सिद्धार्थ को अपने कस्टडी में लेकर ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देते हैं। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।